देखो क्या है ना कि जो सी रंगराजन जो पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट करने वाली कमेटी है, इसका गठन जो है, चाहे इसकी सिफारिश आई थी 2011-12 में। उस समय की तत्कालीन सरकार ने जो है एक कमेटी गठित की थी पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए। तो इनकी जो पॉवर्टी का जो एस्टिमेट आया हुआ था, जो गणना करने के लिए जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने रखा था, उस पर उस समय काफ़ी विरोध हुआ था। तो गवर्नमेंट ने जो है ना उसको तत्कालीन टाइम पे जो है मतलब जो है पोस्टपोन कर दिया था, या ये बोला था कि ठीक है इसको रिव्यू किया जाएगा, इसको अब हम अभी जो है पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए अभी जो है इसको हम इस बेंचमार्क को, चाहे इस लाइन को अभी हम नहीं मानते हैं। तो उस समय जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट करने से तत्कालीन टाइम मना कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो है न्यूज़ में, मीडिया में बहुत हल्ला हुआ था कि पॉवर्टी लाइन इतना कम नहीं हो सकता है। अभी क्या है, कंटेस्ट क्या है कि आरबीआई जो है उसने अपडेट किया है रंगराजन पॉवर्टी लाइन जो है वो 20 मेजर स्टेट्स के लिए 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए 20 मेजर स्टेट्स के लिए ये पॉवर्टी लाइन रंगराजन जो कमेटी थी उसको मान करके जो है उसको मतलब उसके डेटास को अपडेट किया हुआ है, मतलब किस बेसिस पे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पे। लेकिन टोटली जो है उनका जो पॉवर्टी लाइन था उसको सिंपली जो है इन्फ्लेट न करके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि हर स्टेट का अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट का जो है खाने मतलब जो बास्केट है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ जो होता है, चाहे कंजम्पशन बास्केट जो होता है वो क्या होता है, डिफर होता है। तो इसलिए क्या है कि स्टेट टू स्टेट वो वेरी करता है। तो इस सी रंगराजन जो कमेटी का जो पॉवर्टी लाइन था उसमें क्या है, उसको हूबहू जो है इम्प्लीमेंट चाहे उसको मानने के बजाय जो है क्या किया गया है कि दे कंडक्टेड ए न्यू प्राइस इंडेक्स को जो है उन्होंने एक कंडक्ट किया है, जो कि रंगराजन पॉवर्टी लाइन बास्केट के वेट जो कि फूड और नॉन फूड आइटम्स को जो है मतलब जो है उसी को एक बेंच मार्क मान के जो है उसको एक नया इंडेक्स बनाया है, इसको न्यू प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। तो मैटर मतलब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो ये वाला जो पार्ट है मेन जो है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मतलब इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए अभी तक जो है क्या मतलब क्या क्या जो है किस किस टाइप की कमेटी को जो है गठित किया गया है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब जो है पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए क्या क्या अभी तक जो है मतलब जो है कमेटियाँ गठित की गई हैं और उनकी क्या क्या जो है सिफारिशें थी। तो आज़ादी से पहले जो है फर्स्ट टाइम 1901 में जो है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है जिनको बोलते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिस्टेंस बेस मतलब जो है सर्वाइवल बेसिस पे केवल पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया था। किसमें, एक बुक लिखे थे इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक जो है इनके द्वारा लिखा गया था दादा भाई नौरोजी में। तो उन्होंने जो है ना सब्सिस्टेंस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन का जो है एस्टिमेट किया था 1901 में। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद क्या है हुआ कि अलाग कमेटी जो है गठित की गई थी 1979 में। तो उन्होंने क्या है पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन किया था, कैलोरी इंटेक पे। उन्होंने बोला था कि जो 2400 किलो कैलोरी कोई ग्रामीण क्षेत्र का आदमी अगर मतलब जो है कि मतलब अर्निंग कर सकता है 2400 किलो कैलोरी तक का ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 किलो कैलोरी तक का जो है अर्बन एरिया में अगर उतना कंजम्पशन है उसका, तो वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। और इसके नीचे अगर इतना भी जो है अगर मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन एरिया में, तो वो जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएगा। मतलब ये 2400 किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी रूरल और अर्बन एरिया के लिए एक पॉवर्टी लाइन था अलाग कमेटी के हिसाब से 1979 में। फिर आया 1993 में लकड़ावाला कमेटी। तो लकड़ावाला कमेटी का है उसका वो किस बेसिस पे किया गया था, उन्होंने कंजम्पशन बेस्ड स्टेट स्पेसिफिक लाइंस एक्सक्लूडेड हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब हेल्थ एजुकेशन को छोड़ करके स्टेट स्पेसिफिक मतलब हर राज्यों के अलग अलग कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे उन्होंने जो है पॉवर्टी का एस्टिमेट किया था। कब, 1993 लकड़ावाला कमेटी। फिर आया 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो इनका क्या सिफारिश था, यूनिफॉर्म, इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म नेशनल लाइन एक ड्रॉ किया, शिफ्टेड टू अ ब्रॉडर कंजम्पशन बास्केट। इन्होंने जो कंजम्पशन का जो बास्केट है, बास्केट ऑफ द कम्युनिटी, उसको उन्होंने बढ़ा दिया, ब्रॉडन कर दिया, लेकिन यूनिफॉर्म नेशनल लाइन जो है इन्होंने डिक्लेयर किया है। ठीक है। 2014 में जो है रंगराजन कमेटी की सिफारिश आई थी। उन्होंने क्या किया कि सेट पॉवर्टी लाइन एट 972 रुपीज़, 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1407 रुपये अर्बन एरिया के लिए जो है इन्होंने एक मॉनेटरी वैल्यू रखी थी, गरीबी रेखा से नहीं, मतलब वो भी क्या है कि ये इंडिविजुअल वाला नहीं था, हाउस होल्ड सर्वे था, ये हाउस होल्ड की बात उन्होंने किया था। तो इसके आधार पे जो भारत में जो है पॉवर्टी रेशियो मतलब गरीबी रेखा के नीचे लोगों की जनसंख्या थी 29.5%। तो ये जो है 5 कमेटी गरीबी रेखा से संबंधित इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है हमने डिस्कशन किया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडियाज़
S&P रेटिंग अपग्रेड, इंडिया की जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी है, उसने जो है इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो इसको देखते हैं कि मतलब क्या किस टाइप की रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड किया है। अभी क्या है कि S&P जो है, S&P ग्लोबल, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, उसने इंडिया के रेटिंग को अपग्रेड किया है। कहाँ से अपग्रेड किया है? BBB- से BBB, ये जो है ये कर दिया है। साइटिंग ग्रोथ, स्ट्रॉन्गर ग्रोथ, लोअर फिजिकल डेफिसिट एंड शार्पली रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन जो है इंडिया का अभी जो है 2% से कम चल रहा है। फिजिकल डेफिसिट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9.2 थी, वो 4.4 है, मतलब ये जो है मतलब सस्टेनेबल है, गवर्नमेंट इसको इजीली फाइनेंस कर सकती है। और साथ साथ जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो भी जो है, अभी इंडिया जो है वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी में सबसे लार्जेस्ट ग्रोथ देने वाली मेजर इकोनॉमी में इंडिया है। तो ये सब चीज़ों को देख करके जो है भारत की जो रेटिंग है, सोवरेन रेटिंग जिसको बोलते हैं, वो मोर स्टेबल की तरफ कर दिया है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड की तरफ कर दिया है। तो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन है ऑफ ए कंट्रीज क्रेडिट वर्थीनेस, मतलब किसी देश की क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब जो है कोई देश अगर कर्ज लेता है, उधार लेता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, विदेश से, कहीं से भी, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, मतलब वो कितना ऑब्लाइज्ड है, कितना ऑब्लिगेशन है, कितना ऑनेस्ट है वो अपने लोन को रिपेमेंट करने में। तो ये चीज़ का जो है क्वांटिफाइंग, चाहे एक तरीके से रेटिंग के रूप में जो है ये एजेंसियां रेट उसको देती हैं। कौन कौन सी एजेंसियां इस पर रेट देने के लिए? एक तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P है, मूडीज़ है तो बहुत सारी, लेकिन मेजर जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज़ एंड फिच, ये 3 एजेंसियां जो है वो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग देती हैं। ये तीनों मतलब जो है रेटिंग एजेंसियां, इनकी मान्यता ज़्यादा है। 6 टू क्वान्टिफाई यूजर्स एबिलिटी टू मीट डेप्ट ऑब्लिगेशन, मतलब ये जो है एक तरीके से किसी देश का जो है डेप्ट ऑब्लिगेशन है उसको वो कितना ऑब्लाइज्ड है, कितना एबिलिटी है उसको जो है मतलब रिपेमेंट करने का। रेटिंग ग्रेड क्या क्या होता है? तो ये अलग अलग एजेंसियां सेम टाइप की रेटिंग को अलग अलग नाम से देती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया जाए तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फ्रॉम BBB-2A जो होता है वो S&P देता है एंड फिच देता है। वहीं जो है मूडीज़ क्या देता है उसको Baa3 से AAA जो है ये रेटिंग मूडीज़ देता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ को देख करके देते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है कि नहीं ठीक ठाक, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डिसिप्लिन ये ठीक है कि नहीं, पब्लिक डेप्ट का लेवल कितना है, सस्टेनेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जीडीपी के रेशियो में जो डेप्ट है, डेप्ट और जीडीपी का रेशियो सस्टेनेबल है कि नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक्सटर्नल ट्रेड पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ों को देख करके जो है, ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करके जो है ये रेटिंग एजेंसियाँ जो है अपना जो है रेटिंग देती हैं। और बेटर जो है अगर ये इनकी रेटिंग अगर है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अगर बेटर है तो कैन लीड टू चीपर गवर्नमेंट्स बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट एंड इंक्रीज्ड FDI, मतलब अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन गवर्नमेंट से, चाहे इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से सस्ते दामों पर भी आपको जो है क्रेडिट मिल जाता है, लोन मिल जाता है। सेम इस टाइप का जैसे सिविल स्कोर होता है, जैसे इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का क्रेडिट वर्थीनेस चेक करना हो तो क्या देखते हैं हम? सिविल स्कोर। ठीक है, सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है मतलब 750 से ऊपर है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे कंपेयर देन, मान लीजिए किसी का 600 अगर सिविल स्कोर है तो उसको अगर 7% पे मिल रहा है ब्याज पे अगर लोन, तो आप 750 वाले सिविल स्कोर पे हैं तो आपको 6.5% पे भी लोन बैंक देने को एग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट वर्थीनेस जो है वो अच्छा है। तो सेम टाइप का कंडीशन यहाँ पे भी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भी देखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया रिलीजेस प्रोविजनल जीडीपी एस्टिमेट। तो इंडिया ने जो है प्रोविजनल जीडीपी, मतलब एक तरीके से जो है फुल फ्लेश जो जीडीपी एस्टिमेट आता है उससे पहले जो प्रोविजनल जीडीपी एस्टिमेट होता है उसको रिलीज किया है। किसने रिलीज किया है? NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत में है। तो रिलीज प्रोविजनल एस्टिमेट फॉर द एनुअल जीडीपी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को रिलीज किया है। एनुअल जीडीपी का जो है पी इज कंपाइल्ड यूजिंग, प्रोविजनल एस्टिमेट जो है वो कंपाइल यूजिंग बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड, बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड को यूटिलाइज करके जो है ये प्रोविजनल एस्टिमेट किया जाता है। दैट इज एस्टिमेट अवेलेबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आर एक्सट्रापोलेटेड यूजिंग द रिलेवेंट इंडिकेटर रिफ्लेक्टिंग सेक्टर परफॉर्मेंस, मतलब जो 2024-25 का जो एस्टिमेट है, प्रोविजनल एस्टिमेट है, वो 2023-24 के जो है डाटास को लेकर के उसको बेंचमार्क बना करके और जो है उस इंडिकेटर को फॉलो करके रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो की हाइलाइट्स क्या है इसमें?
जो नॉमिनल जीडीपी है इस एस्टिमेट के हिसाब से, जो एडवांस एस्टिमेट जिसको या प्रोविजनल एस्टिमेट जिसको बोलते हैं, उसमें नॉमिनल जीडीपी इंडिया का जो है वो 9.8 का ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ठीक है। और मॉनेटरी वैल्यू में 330 लाख करोड़ का 330.68 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये मॉनेटरी वैल्यू दिखा रहा है। बेसिकली 9.8% जो है नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। जब इस जीडीपी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कितना दिखा रहा है, 6.5% का ग्रोथ रेट दिखा रहा है प्रोविजनल एस्टिमेट में। उसी तरीके से जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड नॉमिनल वैल्यू के रूप में 9.5% का ग्रोथ रेट है। और वहीं जब रियल वैल्यू के रूप में निकालेंगे, रियल जीवीए मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद, तो हमको क्या ग्रोथ रेट दिख रहा है, 6.4% का, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है कि सिंस 2019-20 इट हैज़ रजिस्टर्ड अ स्लोअर ग्रोथ रेट, मतलब 2019-20 के बाद से ही जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है वो कंपेरेटिवली जो है वो स्लोअर है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो बोलते हैं CAGR, वो कितना है, 4%, मतलब एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसका 2019-20 से काउंट करें तो 4% का है। देन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो है 4.72%। वहीं अगर कंपेयर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का तो उसका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 4.72 का है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो शो कर रहा है 4.4% का ग्रोथ रेट, ठीक है, जबकि 2.7% था प्रीवियस ईयर में। तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ जो है वो जो है 4.4%, मतलब जो है वो बढ़ा है। और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि ये जीडीपी कैलकुलेशन में जो है ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, उसका जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 7.2% का ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2024-25, जबकि 5.6% था ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्डेड मतलब जो है 7.1% का ग्रोथ रेट इन 2024-25, जबकि प्रीवियस ईयर जो था ये 9.4 था, मतलब उससे घटा है ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमने जैसे देखा है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये जो है वेरियस मेथड है, इसको हमको बहुत मतलब डिटेल से समझना होगा, क्योंकि बहुत मतलब ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी आता है। बहुत बार कंसेप्ट क्लियर भी होते हैं, लेकिन इतना ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं या इतने डेटा बेसिस पे होते हैं। चाहे ये पूछ देता है कि पिछले 10 सालों से ट्रेंड ये चल रहा है तो क्या कंसिस्टेंसी है। तो इसको थोड़ा सा हम और भी डिटेल से, जब बजट आ जाएगा इस साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बाद जब हम इसको डिस्कशन करेंगे तो और इसको डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम अपना जो है डिस्कशन इस करंट अफेयर तक ही सीमित रखते हैं। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि हाउ नेशनल इनकम मेजर्ड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए कैसे मेजर किया जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट टूल जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो है एक सप्लाई साइड और एक दूसरा जो है डिमांड साइड। तो जो फर्स्ट जो हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर मेड इन द इकोनॉमी, मतलब जितने खर्च किए गए हैं इकोनॉमी में उसको हम जो है जीडीपी में काउंट करते हैं। दिस प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, ये डिमांड साइड के इकोनॉमी को कैप्चर करता है। वहीं ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है सेकंड जो पोर्शन है वो सप्लाई साइड इकोनॉमी को कैप्चर करता है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बाय कैलकुलेटिंग एंड समिंग द वैल्यू एडेड, मतलब इनकम जितना वैल्यू एड किया जाता है एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड में काउंट करते हैं। देखिए क्या है कि अब जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको पहले समझते हैं। हालांकि हमको इसको पूरा डिटेल से जीडीपी, जीएनपी, जीबीए ये हम पूरा डिटेल से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल मतलब इस मैगज़ीन के हिसाब से जो है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो है PMFIS के द्वारा जो ये मैगज़ीन जारी किया गया है, हम अपने डिस्कशन को यहीं तक लिमिट रखते हैं। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि जीडीपी इज़ द सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब इंडिया के भीतर अगर इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करना है हमको तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 2024-25, 25-26 जो भी फाइनेंशियल ईयर है रेफरेंस ईयर, उस ईयर में जियोग्राफिकल बाउंड्री मतलब विथ इन इंडिया की बाउंड्री में जो भी मॉनेटरी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस क्रिएट किया गया है उसकी अगर मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा जीडीपी है। सिंपल सा चीज़ है। अगर कोई विदेशी कंपनी आकर के इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका जो है मॉनेटरी वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। जब हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वगैरह पढ़ेंगे तब हम उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो ये हुआ हमारा जीडीपी का डेफिनेशन। जीडीपी जो है वो 2 टाइप का होता है, एक तो नॉमिनल जीडीपी।
तो उसमें जो है टोटली जो मॉनेटरी वैल्यू जो है हम उसको मेजर कर लेते हैं किस पर, करेंट प्राइस पे, जो आज का जो प्राइस है उसके आधार पे जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल के आता है। जब उसी जीडीपी को हम जब प्राइस चेंज मतलब इन्फ्लेशन से जब एडजस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रियल जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी को प्राइस से एडजस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, रियल जीडीपी। जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, जैसे 3 सेक्टर है हमारे बेसिकली, तो जो है एक प्राइमरी सेक्टर ना यहाँ पे बोलकर एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15.4%। ठीक है, आज़ादी के बाद 1950, 52, 55 में इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन लगभग 45 से 50% हुआ करता था। ठीक है, अभी ये सिक्योर करके 15.4% रह गया है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, 60%। मतलब 15% की जीडीपी 60% लोगों का सर्वाइवल का सोर्स बना हुआ है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिपेंडेंट है वो लोग हमेशा डिस्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, खैर वो हमारा एक डिफरेंट टॉपिक होगा डिस्कशन करने का। अभी हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, 15.4%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 23%। अब इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के भीतर ही विद इन इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। जैसे उसका कंट्रीब्यूशन, हमारा टारगेट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि उसको 25% तक ले जाना है, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही 23% तक लिमिटेड है, तो ये भी जो है 15 से 17% के बीच में रहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 23%। रिमेनिंग जो है 61.5% किसका है, सर्विस सेक्टर का। जीडीपी का जो कैलकुलेशन मेथड होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो फैक्टर बेस्ड और दूसरा जो है मार्केट बेस्ड। फैक्टर बेस्ड क्या है कि अगर इसको हम कच्चे तौर पे समझें तो फैक्ट्री बेस्ड पे अगर समझें हम कि फैक्ट्री में कोई चीज़ अगर बन रही है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, उस कॉस्ट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो हमारा जो है एक तरीके का जीडीपी जो है वो पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया जाए तो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना है उसके आधार पे हमको जीडीपी पता चलता है। इसमें क्या है कि अब फैक्ट्री के जो कॉस्ट है, तो फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो है उसमें टैक्स तो लगता नहीं है, तो वहाँ पे टैक्स जो है वो जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब टैक्स इसमें ऐड नहीं है। लेकिन जो है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है तो वो जो है वो सब्सिडी जो है इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इसको जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फैक्टर, जैसे प्रोडक्शन में क्या है, क्या क्या चीज़ लगता है। जैसे कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ लगता है। पहला चीज़ मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल मतलब कुछ ना कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा, और साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसका कुछ प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो मान लीजिए लैंड का कॉस्ट 10 रुपये है, लेबर का कॉस्ट 10 रुपये है, कैपिटल का कॉस्ट 20 रुपये है, और एंटरप्रेन्योर जो चाहता है वो 10 रुपये चाहता है प्रॉफिट। तो कितना हो गया, ये हमारा जो है 50 रुपये हो गया एक तरीके का जीडीपी, 50 रुपये की जीडीपी होगी। क्यों, और इसमें क्या है टैक्स जो है इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि टैक्स जो है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हमको निकालना है बस विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये हमारी 50 रुपये की जीडीपी हो गई। इसमें क्या क्या लगा, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है, प्रोडक्शन को करने में जो खर्चा आता है हमारा, जिसमें लैंड है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और जब मार्केट मेथड की बात करती हैं तो ये इसमें क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में बन करके मार्केट में आ गया तो उस प्रोडक्ट को खरीदने में हमको कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये 50 रुपये का जो है 40 रुपये प्रोडक्शन में लगा, 10 रुपये प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर का, तो हो गया ये 50 रुपये। 50 रुपये के बाद जो है 5% मान लीजिए टैक्स लग गया, तो कितना कॉस्ट आ गया, 55 रुपये। 5% का मतलब 52%, चलिए 10% टैक्स लग गया तो कितना आ गया इसमें, 55 रुपये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा मार्केट वैल्यू कितना आ गया, 55, जिसमें क्यों हमने टैक्स जो है उसमें ऐड कर दिया। जब टैक्स ऐड हमने जिसमें कर दिया तो हमारा जो है ये मार्केट वैल्यू क्या हुआ जीडीपी का, यहाँ पे 55 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब सब्सिडी को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसमें सब्सिडी को माइनस कर लेते हैं। अब मार्केट वैल्यू 55 रुपये है और गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2% इसमें जो है डिस्काउंट देंगे, सब्सिडी देंगे, अपने ओर से पैसा दे देंगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जा रही है, 53 रुपीज़ हो जा रही है। तो यहाँ पे जीडीपी जो है एक्चुअल में जब आफ्टर एडजस्टमेंट नेट टैक्स जो है इंक्लूड करने के बाद, मतलब नेट फैक्टर इंक्लूड करने के बाद टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करने के बाद मार्केट बेसिस पे जो है जीडीपी का कैलकुलेशन क्या बोलता है कि हमारा 53 रुपीज़ जीडीपी है। फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से कितना था, 50 रुपये, और इसके हिसाब से जो है 50 आफ्टर सब्सिडी को एडजस्टमेंट करने के बाद 53 रुपये हमारा जीडीपी हो गया। तो ये 2 मॉडल हो गए, और फिर इसको हम डिटेल से समझेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मतलब जो है इस आर्टिकल के हिसाब से यही है। और लिमिटेशन क्या है जीडीपी का, तो जीडीपी क्या है कि कमियाँ क्या हैं जीडीपी की, तो इसमें क्या है कि एक्सक्लूड्स नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक इनफॉर्मल और अनपेड वर्क। मतलब इसमें जो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, जैसे कि
मान लीजिए वुमेन है, हाउस वाइफ है, उनके कार्य का मेजरमेंट इसमें होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। उनका भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उन कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये निगेटिविटी है। डज नॉट अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नलिटी। अब सिंपल सी चीज़, एक्सटर्नलिटी मतलब जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में फैक्ट्री से कोई मटेरियल बना, पॉल्यूशन हुआ, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है, तो क्या इस जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है इसको काउंट किया जाता है? इसमें नहीं काउंट किया जा सकता है। डज नॉट अकाउंट फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी जो है काउंट नहीं किया जाता है, बस इनकम जो है मॉनेटरी वैल्यू को ही निकाला जाता है। डज नॉट अकाउंट फॉर द इनकम इनइक्वलिटीज़ और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। मतलब पैसा फैक्टर ऑफ कॉस्ट से मार्केट में प्रोडक्ट आ गया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली है, लेकिन क्या उसका जो है उससे जो बेनिफिट हुआ उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं, ये मेजरमेंट करते हैं, ये भी इसमें नहीं किया जाता है। तो केवल इसकी वैल्यू केवल मॉनेटरी तक ही सीमित रह जाती है। 3 अप्रोच टू मेजरिंग जीडीपी ग्रोथ, मतलब 3 अप्रोच है जीडीपी के मेजरमेंट करने के। पहला अप्रोच है जीडीपी मेजर करने का एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या बोलता है? एड्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस। मतलब जो फाइनल गुड्स जो या सर्विस की बात की जाए तो उसका जो फाइनल प्राइस होता है उसके पीछे जो एक्सपेंडिचर करना होता है, जो भी मॉनेटरी वैल्यू, वो हमारी जो है जीडीपी होती है। सिंपल कैलकुलेशन बता रहे हैं कि मतलब जो है जो भी फाइनल, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए किसी कंट्री में केवल पिज्ज़ा बन रहा है, ठीक है। अब पिज्ज़ा बनाने के बाद उसका कॉस्ट 100 रुपये आया, 100 रुपये प्राइस आया, और जो फाइनल कंज्यूमर है उसको 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो उस देश की जीडीपी है वो 100 रुपये है। किस पे? एक्सपेंडिचर मेथड में। मतलब जो है उस देश की जीडीपी को अगर हम खर्च करने वाले मापदंड पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 100 रुपये आ रहा है। और ये 100 रुपये किस बेसिस पे आया है? देखिए, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है, एक तो कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा जो है नेट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। पर्सनल कंजप्शन में क्या है? इंडिविजुअल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस। जो एक व्यक्ति जो है वो गुड्स और सर्विस पे कितना इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे ये 100 रुपये का कैलकुलेशन कहाँ से आया होगा कि इंडिविजुअल कितना खर्च करता है, पहला चीज़। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कितना है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा ये हुआ कि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट क्या है, कि क्या सब्सिडी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या है, फेडरल, स्टेट और लोकल स्पेंडिंग क्या है, इंक्लूडिंग डिफेंस वगैरह जो है, रोड्स, स्कूल, जो भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो भी जो है इसमें काउंट होने के बाद जो फाइनल जो है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट कैपिटल गुड नहीं, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स है उसका अल्टीमेट प्राइस क्या है उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करते हैं। जनरली इसका फार्मूला होता है, जैसे इन्हीं तीनों को जोड़ा जाए, C + I + G। मतलब C का मतलब ये कंजप्शन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, G का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। CIG को जोड़ने के बाद माइनस ये जो है एक्जिम जो है, इसको जो है मतलब इसको भी प्लस करते हैं, मतलब एक्जिम X - M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को जो नेट फैक्टर जो है इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है उसको कैलकुलेट करके इसमें जोड़ देते हैं। ये हमारा जो है एक्सपेंडिचर मेथड पे जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ। और नॉर्मली जो है जनरली हर एक देश जो है इस जीडीपी को फॉलो करता है तो एक्सपेंडिचर मेथड को ही वो अप्लाई करता है। दूसरा मेथड क्या है इसमें, इनकम अप्रोच मेथड। तो इनकम अप्रोच मेथड में क्या है कि मतलब ये इनकम बेसिस पे दिया जाता है। मतलब अगर 100 रुपये का पिज्ज़ा अगर है, हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे कि अगर 100 रुपये का पिज्ज़ा ही हमारी जीडीपी है, तो 100 रुपये का अगर सेल हो रहा है तो 100 रुपये की अर्निंग किसी न किसी की तो हो ही रही है। तो वो जो इनकम है अर्निंग है उसको हम बोलेंगे इनकम अप्रोच मेथड। तो वो अर्निंग कैसे होता है कि किसी न किसी का वेज या सैलरी, मान लीजिए पिज्ज़ा को प्रोडक्शन में चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश्ड पिज्ज़ा हो, रॉ मटेरियल मतलब पिज्ज़ा बेस, व्हीट, कैप्सिकम, जो भी उसमें मटेरियल लगने वाले हैं तो उसका कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंडस्ट्री का कॉस्ट, शॉपिंग मॉल का कॉस्ट, सबको जोड़ा जाए। तो पहले इसमें क्या आएगा कि वेजेस और सैलरी, जो इसमें लेबर लगे होंगे उनको सैलरी देना होगा, वेज देना होगा। रेंटल इनकम मतलब शॉपिंग मॉल पे अगर कहीं वो पिज्ज़ा का जो शॉप होगा उसका रेंटल इनकम। कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिट जो फ्रेंचाइजी चला रहा होगा उसका। प्रोप्राइटर्स इनकम अर्निंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ये जो बिजनेस से एसोसिएटेड है। नेट इंटरेस्ट अर्न मतलब जो है जो अपना खुद का पैसा लगाया हुआ हो चाहे इंटरेस्ट दे रहा होगा तो उसको एडजस्ट करने के बाद माइनस करने के बाद वो जो इंटरेस्ट अर्न हुआ। इट आल्सो फैक्टर इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो है इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है पिज्ज़ा का जो है
पिज्ज़ा के लिए 100 रुपये में पिज्ज़ा बेचने से जो इनकम आया है वो हमारा 100 रुपये ही आता है। फार्मूला क्या होता है इसका कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो है हमारा जो टोटल कैलकुलेशन हो जाता है वो इनकम अप्रोच मेथड से हमारा जीडीपी निकलता है। तीसरा हमारा अप्रोच क्या है, प्रोडक्ट अप्रोच मेथड। ये जो प्रोडक्ट अप्रोच मेथड होता है इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हर एक अप्रोच पे जितना केवल वैल्यू ऐड होता है हम उसको जोड़ते जाते हैं, या फिर वैल्यू होने के बाद जो मॉनिटरी वैल्यू है उसको जोड़े और जो प्रीवियस वैल्यू एडेड है उसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू एडेड मेथड मतलब जो है इसमें जो इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एड्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स। मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसमें कैपिटल गुड्स वगैरह को माइनस कर दिया जाता है। क्या होता है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी विथ एक्सपेंडिचर एंड इनकम अप्रोच मेथड। इसमें डबल काउंटिंग जो है, अगर हम एक बार रॉ मटेरियल को काउंट करेंगे फिर प्रोडक्शन उसमें ऐड हुआ फिर उसके बाद रॉ मटेरियल को काउंट करते जाएंगे तो जिसमें डबल काउंटिंग होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या है कि केवल वैल्यू जो जितना ऐड किए हैं केवल हम उसी को काउंट करते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट अप्रोच मेथड, चाहे ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। और गोल्डन रूल यही है कि ये तीनों अप्रोच जो है, तीनों अप्रोच से अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो जीडीपी हमारा इक्वल ही आना ही चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या पॉइंट दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स द इफेक्ट्स एंड ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडी विच कैन डिस्टॉर्ट जीडीपी फिगर। मतलब ये जो प्रीवियस था, क्या है, जीडीपी और जीबीए का कुछ लिंक्ड है क्या, तो मेजर द सेम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बट थ्रू द डिफरेंट रूट। मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ही ये मेजर करते हैं लेकिन रूट डिफरेंट होता है। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जितना भी हम वैल्यू एड किए उसमें जो है टैक्स जो है ऐड कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, टैक्स अर्न बाय द गवर्नमेंट, और उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि टैक्स से सब्सिडी ज़्यादा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट की अर्निंग कम होगी और उससे ज़्यादा वो सब्सिडी दे पाएगा तो ये जो है डिस्टॉर्टेड होता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो जीडीपी में जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड के साथ साथ जो है टैक्स, गवर्नमेंट का कलेक्शन जो टैक्स ऐड करते हैं, सब्सिडी माइनस करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, जीडीपी मिल जाता है। तो ये दोनों का यही एक रिलेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स जीडीपी एंड जीबीए डाटा बोथ इन द नॉमिनल टर्म्स एंड रियल टर्म्स। मतलब जो है नॉमिनल टर्म में भी रिलीज करती है और रियल टर्म में, मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद भी रिलीज करती है। साइज ऑफ इकोनॉमी यूजेस नॉमिनल जीडीपी डाटा, इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ ग्रोथ रेट आर डन बेस्ड ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द रियल जीडीपी एज इट इज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जो है वैसे तो नॉमिनल जीडीपी से हमको तो साइज ऑफ इकोनॉमी का पता चलता है इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है रियल डाटा जो है हमको वो रियल जीडीपी से ही पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी जैसे हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो बात करते हैं, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो बात करते हैं, या देश जो इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो बात करते हैं, वो हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो ये अब मिसलेनियस टॉपिक है, इसको हम देखते हैं क्या है कि केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, ये वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वो सिचुएशन है कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो है 2.1, जहाँ पे जो है 2.15 यूएस डॉलर से पर डे का इनकम अगर कम हो, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन फॉर द बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर कैन नॉट बी मीट। मतलब $2.15 यूएस डॉलर से अगर कम अर्निंग है तो ये जो है ये इतने कम पैसे में सर्वाइव करना, एक फूड, रहने के लिए घर और हेल्थ केयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पाएगा, तो ये गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे आ जाता है। लेकिन जो है अपडेटेड बेंचमार्क 2025 के हिसाब से जो है परचेसिंग पावर पैरिटी का जो प्राइस है 2021, ये पीपीपी जो है उसके आधार पे $3 यूएस डॉलर पर डे की इनकम से अगर कम होगा तो लो इनकम कंट्रीज़ के लिए जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी माना जाएगा। तो केरला जो है विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी, बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी अचीव दिस माइलस्टोन। मतलब इस हिसाब से केरला जो है पहला ऐसा देश स्टेट होगा इंडिया में जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट होगा। क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री का, ये जो है डिफिनेशन 2.15 यूएस डॉलर पर डे से कम, और पीपीपी बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो $3 यूएस डॉलर पर डे से कम की इनकम करने वाला कोई भी लो इनकम नेशन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में आएगा।
द मेट्रिक इज बेस्ड ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटी विच इक्वलाइज द कॉस्ट ऑफ लिविंग अक्रॉस कंट्री एंड यूजेस हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि ये जो है मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करता है, कंपैरिजन करता है, एक देश से दूसरे देश के इन्फ्लेशन को कंपैरिजन करके जो है जो वैल्यू निकाल के लाता है उसके हिसाब से जो है इसका मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है विल लॉन्च द फर्स्ट एवर पैन इंडिया नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन फरवरी 2026। ये जो है 2026 में जो है नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है पैन इंडिया बेसिस पे फर्स्ट टाइम जो है NSO जो है रिलीज करने वाला है। क्या है हाउस होल्ड इनकम सर्वे? तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू प्रोवाइड एक्यूरेट इनकम एस्टिमेट एंड एसेस इनकम इनइक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड सोशल ग्रुप। मतलब इनकम कितना है इंडिविजुअल का इनकम एस्टिमेट करेगा और इनकम इक्वलिटी को एसेस करेगा। ये मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी रीजनल में, सोशल ग्रुप में जो है ये एसेस करेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये मतलब नोडल एजेंसी है इसकी। कवरेज स्कोप क्या है, ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र हाउस होल्ड हैं। थ्रू डिजिटली सुपरवाइज्ड हाउस होल्ड विजिट, मतलब डिजिटली जो है इसको गणना सर्वे किया जाएगा। मेथोडोलॉजी क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप चेयर्ड बाय सुरजीत एस भल्ला विल डिजाइन द प्रोसेस। मतलब सुरजीत एस भल्ला जो है एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये जो है टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप को चेयर्ड करेंगे। इनकम डायमेंशन क्या होगा, तो क्या क्या इनकम का जो सोर्स होगा उसमें क्या क्या मेजर होगा, तो इसमें अर्निंग फ्रॉम द वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, पेंशन, रेमिटेंस एंड वेलफेयर स्कीम, ये सब चीज़ें जो है आपके इनकम का सोर्स इसमें माना जाएगा। सैलरी से इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इनकम, कोई प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम, पेंशन, रेमिटेंस, विदेश से कुछ कमाते हैं भेजते हैं वो भी इनकम काउंट होगा, और कुछ गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो वो भी आपके इनकम में काउंट होगा। तो ये जो है नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे से संबंधित हमारा न्यूज। इसके साथ ही जो है GDP ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर डिस्कशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।